बताते हैं कि रूस के टारगेट पर कितने यूरोपीय देश हैं, कौन कौन से यूरोपीय देश हैं। अगर मैप के जरिए वो आप समझें तो कौन कौन से वो देश हैं वो हम आपको बताएं। तो कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं? लंदन, ब्रिटेन, पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, लंदन, मॉस्को, ये तमाम जो मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, इन तमाम देशों को देखिए। अब आपको ये भी बताते हैं कि मौजूदा हथियारों से अगर रूस ब्रिटेन पर हमला करेगा तो कितना वक्त लगेगा। इसको अगर आप डिस्टेंस के तौर पर समझें तो मॉस्को से जो लंदन की दूरी है वो कितनी है? 2497 किलोमीटर की है। मिसाइल की स्पीड कितनी? 4426 किलोमीटर प्रति मिनट की। तो कितने मिनट लगेंगे? सिर्फ 6 मिनट, यानी 2400 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद चलिए बर्लिन की बात करते हैं। बर्लिन कितनी दूर है मॉस्को से? 1605 किलोमीटर, यानी 1605 किलोमीटर। मिसाइल की स्पीड 426 किलोमीटर प्रति मिनट की। तो सिर्फ कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट, यानी मिनटों में ये तमाम यूरोपीय देश जो है वो इसी तरीके से टारगेट पर आ जाएंगे। मॉस्को टू पेरिस की दूरी देखिए 2483 किलोमीटर की है। मिसाइल की स्पीड 426 किलोमीटर प्रति मिनट की है। तो कितना लगेगा? सिर्फ 6 मिनट। मॉस्को टू पेरिस अटैक करने में सिर्फ 6 मिनट लगने वाला है। और जो स्पीड है मिसाइलों की वो इतनी जबरदस्त है कि पलक झपकते ही कुछ ही मिनटों में सब कुछ खाक हो जाएगा। और एक के बाद एक जो मिसाइलें हम आपको अगर उसकी भी जानकारी देंगे तो कौन कौन से वो मिसाइल हैं जो बेहद खतरनाक है और इन यूरोपीय देशों के काल बन सकते हैं, जिसकी जद में ये तमाम यूरोपीय कंट्रीज हैं। डिस्टेंस को देखते हुए अगर आप समझें तो ये तमाम यूरोपीय कंट्रीज सिर्फ कुछ मिनटों की ही दूरी पर मॉस्को से हैं, जिसको लेकर के आप ये समझिए कि कुछ खास मिसाइलों की जो स्पीड है उसके हिसाब से बहुत ही जल्द ये तमाम जो देश है, यूरोपीय देश हैं, वो टारगेट पर आएंगे। कुछ मिनटों का ही सिर्फ अंतर है। और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मारूफ रजा इस वक्त जुड़ गए हैं। मारूफ सर, स्वागत है आपका नवभारत पर। तो ये जो बात अब रशिया की तरफ से कही गई है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी यूरोपियन कंट्री इसे बहुत ही आसानी से नहीं लेगी, गंभीरता से लेना ही होगा, क्योंकि रूस अब आर या पार की स्थिति में है। देखिए, ये प्रेसिडेंट पुतिन की खासियत है कि अंग्रेजी में कहते हैं ही इज अ मास्टर ऑफ एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन, यानी कि दिमागों में खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, जिससे वो अपने जो उनके विरोध में हैं उनको अपने से दूर हटाएंगे। ये कह के कि आप मेरी मामलों में दखलंदाजी करेंगे तो मैं परमाणु हथियार भी यूज कर सकता हूं। लेकिन रूस और पुतिन भी ये जानते हैं कि परमाणु हथियार सन 45 के बाद जब अमेरिका ने जापान पे हमला किया था उसके बाद इसकी धमकियां बहुत से दी गई हैं, लेकिन ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जो भी इस्तेमाल करने की धमकी देता है, चाहे पुतिन आज है, चाहे नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, ये भी जानते हैं कि जब ये बटन दबाएंगे तो इसके बाद इनका देश भी साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि बाकी के देश हथियार हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये बैठ के सो रहे हैं। तो कोई भी देश जिसके पास परमाणु हथियार है उनके सिस्टम्स 24 घंटे अलर्ट पे रहते हैं। और हाँ, आपने सही बताया है, जो मिसाइलों की स्पीड है इसमें कई मिनटों के अंदर ये दूसरे शहरों में पहुंच सकती है। लेकिन सन 1985 और 90 के बीच में अमेरिका ने कुछ ऐसी पढ़ाइयां की थी और वॉर गेमिंग किया था, जिसमें ये साबित हो गया था कि एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट में, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि आप अगर किसी पे हमला करेंगे तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपकी सोसाइटी भी और आपका देश भी कुछ ही मिनटों में उसके बाद उड़ जाएगा। और कोई भी लीडर, चाहे पुतिन हो, चाहे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन हो, ये अपने आप को खत्म नहीं करना चाहते हैं। और यही चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मिसाल है कि कई भी जो टेंशन हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये चीज लोग इसकी बात ज्यादा नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के जनरल भी कभी भी सीरियसली इन्होंने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का विचार नहीं किया है। पॉलिटिशियन डंका बजाते हैं, जो ऐलान करते हैं, लेकिन परमाणु हथियार ऐसे थोड़ी है कि कोई आपने मशीन गन का फायर कर दिया और दूसरा भी आप पे फायर करेगा, फिर आप वापस फायर करोगे। एक बार आपने इसका इस्तेमाल कर दिया तो आपकी सोसाइटी भी उसके साथ साथ खत्म हो जाएगी। तो ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। आप बने रहे हमारे साथ।
क्योंकि अब जो ब्रिटेन को सीधे सीधे ये धमकी दी गई है रूस की तरफ से, वो अपने आप में कई बड़े संदेश देती है। क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की की डिमांड पर ब्रिटेन में एक्शन भी शुरू हो गया है। दरअसल जेलेंस्की ने ब्रिटेन से फाइटर जेट मांगे थे और कहा था कि हमें फाइटर जेट दे। आपको याद होगा, एक हेलमेट लेकर के वो पहुंचे थे, फाइटर जेट की मांग की थी। यूक्रेन को फाइटर जेट देने से इनकार नहीं किया गया। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि फाइटर जेट की मदद ब्रिटेन की तरफ से की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ब्रिटेन के ऊपर क्या रूस अटैक करेगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए आपको जेलेंस्की की वो बात सुनवाते हैं जब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से फाइटर जेट की डिमांड की थी। जेलेंस्की यूक्रेन के एक स्टार पायलट का हेलमेट लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास किंग तो है, विंग की जरूरत है। And I brought a present from them to you, Great Britain. Yes, please, open please. Yes. Yes. To the speaker. Yes, speaker. And I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." तो हमारे पास किंग तो है, हमें विंग चाहिए, हमें यानी कि फाइटर जेट चाहिए ताकि हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर पाए। ये बात जेलेंस्की ने कही थी। वैसे ब्रिटेन फाइटर जेट देने पर विचार तो कर रहा है, लेकिन अब तक एक साल के युद्ध में जो वेपन दिए वो दुनिया में दूसरे नंबर है। जी हाँ, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को दिए हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन से वो हथियार हैं जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए हैं। इसको देखने के बाद आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ये रूस कह रहा है कि अब अगला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो ब्रिटेन हो सकता है। चैलेंजर 2 टैंक की मदद ब्रिटेन की तरफ से की गई है। जी हाँ, इसके अलावा कौन कौन से और हथियार हैं, घातक हथियार हैं, वो भी आपको बताते हैं। सी किंग हेलीकॉप्टर की मदद भी ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को की गई है और रूस से वॉर में इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। जेवलिन मिसाइल, जिसका जिक्र आप बार बार सुनते हैं ना, वो जेवलिन मिसाइल की मदद भी ब्रिटेन की तरफ से की गई है। ब्रिमस्टोन मिसाइल, इसको भी आपने सुना है कि कैसे यूक्रेन ने जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल किया है, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एनलॉ मिसाइल लॉन्चर भी ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को दी गई है। स्टार स्ट्रीक लॉन्चर भी पहुंचाई गई है मदद के तौर पर ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को। और इसके अलावा नाजाम्स डिफेंस सिस्टम, जिससे कि अपना प्रोटेक्शन कर पाए यूक्रेन, वो भी ब्रिटेन की तरफ से मदद के तौर पर यूक्रेन में पहुंचाई गई है। तो क्या क्या दिया गया है ये आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा 1 लाख राउंड आर्टिलरी, 30 लाख राउंड छोटी आर्टिलरी की मदद भी की गई है। और देखिए हमारे साथ मारूफ रजा सर लगातार जुड़े हुए। मारूफ रजा जी, जो हमने आंकड़े दिखाए, जो हमने बड़े बड़े हथियार दिखाए, वो जंग के मैदान में यूक्रेन के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और इन्हीं पश्चिमी देशों की मदद की वजह से आज 1 साल तक यूक्रेन न सिर्फ जंग के मैदान में टिका हुआ है, बल्कि बहुत ही मजबूती से टिका हुआ है। और यही वजह है कि रूस अब समझ रहा है कि अब हमें उन देशों को टारगेट करना होगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वरना मदद चलती रहेगी और जंग भी चलती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि हथियारों का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया के साथ साथ, और अब तो चाइना भी जुड़ गया और फ्रांस भी है इसके साथ, ये 5 देश हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले हैं और ये परमाणु हथियार के साथ भी बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे स्वीडन है, जैसे जर्मनी और इजराइल है, ये भी बहुत ऊंचे किस्म के हथियार बनाते हैं। और हथियारों का बिजनेस लड़ाइयों से जुड़ा हुआ है। जब तक लड़ाइयां चलती रहेंगी, ये हथियार बनाने वाले देशों का फायदा होता रहेगा। और ये जितने हथियार यूक्रेन में दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे, इससे ये लड़ाई का अंत नहीं होगा, लेकिन लड़ाई बढ़ती रहेगी। क्योंकि रशिया के पास हथियारों के खजाने अभी भी काफी गहराई में उन्होंने रख रखे हैं। ये रिपोर्ट आती रहती है एम्यूनिशन वगैरह खत्म हो गया है, लेकिन रशिया दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार के ढेर पे बैठा हुआ है। वो तो एक भी इस्तेमाल हो नहीं। तो आप ये देखिए कि अगर उसके सारे हथियार भी खत्म हो गए और ये सोचते हैं कि ये अपनी फौज रशिया में भेज देंगे रशिया को कब्जा करने के लिए, और हथियारों का, परमाणु हथियारों का यूज करने का एक खास मुद्दा होता है
कि जब आपकी कोई स्ट्रेटेजिक टेरिटरी का लॉस आपका होना हो तो फिर आप परमाणु हथियार देके वो देश को रोकते हैं। कि अब आप देखो 2-3 किस्म के परमाणु हथियार होते हैं, एक तो टैक्टिकल होते हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक होते हैं, एक इंटरकॉन्टिनेंटल होते हैं। तो टैक्टिकल हथियार जो 5-6 किलोमीटर की दूराई के अंदर जो सेना उनकी जगह में घुस रही है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे डर बैठ जाएगा लोगों के अंदर कि भाई हम भी जल के मर जाएंगे। तो इसलिए जो हथियार के दे रहा है, ब्रिटेन दे रहा है यूक्रेन को, ये है जरूरी यूक्रेन की हिफाजत के लिए, लेकिन इससे लड़ाई बढ़ती जाएगी और इसमें कोई पीस टॉक से अंत मेरे को नजर नहीं आ रहा है और इसमें फायदा इन देशों का हो आप रहा सर, है। इससे लड़ाई सिर्फ बढ़ती जाएगी और यही वजह है कि न सिर्फ हथियारों की मदद बल्कि जो ट्रेनिंग है उन हथियारों को चलाने की वो भी दी जा रही है। देखिए यूक्रेनी सैनिकों को मॉडर्न टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के अब्राम टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी भी ट्रेनिंग यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है ताकि न सिर्फ हथियार उनको सप्लाई किए जाए बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जा रही है ताकि वो इन हथियारों का बखूबी इस्तेमाल कर सके इस जंग में। तो ये तमाम जो तस्वीरें आ रही है वो अपने आप में बताती है कि अभी 1 साल भले इस जंग को होने वाली हो लेकिन इस 1 साल के बाद भी ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसी मदद पश्चिमी देशों की तरफ से हथियारों की न सिर्फ बल्कि ट्रेनिंग की भी की जा रही है उससे ये साफ लग रहा है कि अभी भी यूक्रेन पूरी मजबूती के साथ इस वॉर जोन में टिका हुआ है और यही सबसे बड़ी परेशानी रशिया के लिए है क्योंकि रशिया इस युद्ध की जो अनिश्चितता है उसको लेकर के अब वो साफ साफ समझ चुका है कि जैसे हथियारों की मदद तमाम यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज की तरफ से की जा रही है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जंग ऐसे ही लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। मारूफ रजा सर, न सिर्फ हथियारों की मदद की जा रही है बल्कि उन हथियारों को चलाना कैसे है इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है यूक्रेनी सैनिकों की क्योंकि देखिए अगर फाइटर जेट्स की भी अगर हम बात करें तो एयर स्ट्रिप तो है नहीं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सैनिकों की भी कमी है। ऐसे में ये जो तमाम नेटो कंट्रीज हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही हैं कि न सिर्फ हथियार बल्कि हथियारों को इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए भी यूक्रेन पूरी तरीके से तैयार रहे। देखिए ऐसा है कि लड़ाइयों के लिए एक चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं और वो है लड़ाई से जो देश लड़ रहे हैं और लड़ाने वाले हैं इन सब का पैसा लगाना और पैसे का फायदा होता है। अब गल्फ वॉर जो पिछला हुआ था जिसमें एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स पे, उन्होंने किताब लिखी है, उसका किताब का नाम है $1 ट्रिलियन वॉर। तो अभी मेरे को लग रहा है यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने तो करीब 100 बिलियन के प्रोमिसेस दे दिए हैं कि हम 100 बिलियन तक हथियार दे रहे हैं और देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप मिला के चलें, जो ब्रिटेन देगा, जो फ्रांस देगा, जो जर्मनी दे रहा है, बाकी यूरोपियन देश दे रहे हैं, तो अभी ही मेरे हिसाब से $200-250 बिलियन के तहत हथियार दिए गए हैं। इसके साथ साथ वहां पे पैसा दिया जा रहा है लोगों के लिए, बिल्डिंग की, रहने खाने की मदद करने के लिए। और रशिया, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन रशिया ने भी इतना तेल बेच दिया है, ये ग्लोबल ऑयल एम्बागो के तहत इंडिया भी खरीद रहा है, हमारे 2% से 24% बढ़ गए रशिया का तेल खरीदना। तो रशिया, किसी का कहना है कि रशिया ने पिछले साल भर में $200 बिलियन बना लिया है तेल बेच के। तो दोनों साइडों का फायदा हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन के लोगों का, जो आम लोगों का नुकसान हो रहा है। जंग में यही हथियारों को लेकर के जो फायदा होता है सिर्फ उन देशों को होता है जो हथियारों की सप्लाई करते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा आम जनता को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया ये जो पूरा का पूरा युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है और उसकी वजह क्या है कि जंग इतनी लंबी खिंच रही है।